गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आपको पता है कि नीट का जो एग्ज़ाम था वो लीक हो गया था। अब यहाँ पर 21 जून यानी कि जो कमिंग संडे है, इस दिन नीट का री एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पर एक तो बहुत बड़ा डर है कि कहीं दोबारा पेपर लीक ना हो जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे टेलीग्राम ऐप के बारे में। आई एम श्योर आप सब लोग इस्तेमाल भी करते थे। अब पॉइंट पता क्या है कि टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं जो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास ये जो री नीट वाला एग्जाम है ना, ये उनके पास पड़ा हुआ है और वो यहाँ पर बेच रहे हैं। कोई 40,000 का पेपर, कोई 50,000 का पेपर, कोई 1 लाख का पेपर। इस तरह से टेलीग्राम के ऊपर ये पेपर बिक रहा है। अब ये सिर्फ क्लेम्स हैं, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली वही री नीट का पेपर है, नहीं। पर बच्चों को एक तरह से झांसा देकर उनसे पैसे लेने की कोशिश करी जा रही है टेलीग्राम के ऊपर। एंड उनको बोला जा रहा है कि हम आपको बदले में जो पेपर है री नीट वाला वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे। अब बहुत सारे बच्चे इसमें यहाँ पे आकर पैसा पे करे जा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने ये तर्क दिया है कि हम नहीं चाहते कि जो बच्चे हैं इन सब चीज़ों के अंदर फंसे। कोई री नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। इसी चीज़ के लिए प्रिकॉशन के बेसिस के ऊपर 21 जून या फिर 22 जून तक, आप बोल लीजिए एक दिन बाद तक, आपका जो टेलीग्राम है वो यहाँ पर बैन रहेगा। ध्यान रखना, ये सिर्फ एक टेम्परेरी बैन है। अगले 6 दिन के लिए जो बैन रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो टेलीग्राम है वापस चल जाएगा। इट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ री नीट एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो पाए, उसी लिए यहाँ पर इसको ब्लॉक किया गया है। अब क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है? देखो, इस पे पहली बात तो मैं आपका सुझाव चाहता हूँ। आप लोगों का क्या मानना है इसके रिगार्डिंग? देखो, टेलीग्राम को जो आपके फाउंडर हैं पावेल दुरोव, इन्होंने यहाँ पे बहुत ही मैसिवली क्रिटिसाइज किया सरकार को। इन्होंने ये कहा है कि देखो, भारत में लगभग 15 करोड़ लोग टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते हैं। आपने आम लोगों को यहाँ पे बैन करवा दिया टेलीग्राम से, भले ही टेम्पररी बेसिस के ऊपर हो। तो इससे ऐसा थोड़ी है कि अगर पेपर आपका लीक होने से बचना था तो अब नहीं हो पाएगा। अब टेलीग्राम की जगह लोग कोई और ऐप्स का इस्तेमाल कर लेंगे जो उतनी ज़्यादा सिक्योर होंगी या इससे भी ज़्यादा सिक्योर होंगी। देखो, पॉइंट पता क्या है कि सरकार को चाहिए कि और कई चीज़ें देखें, ना कि सिर्फ एक ऐप को बैन करना यहाँ सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये पकड़ने की कोशिश करें कि लीक हो कहाँ से रहा है, रेदर देन ये तो टेलीग्राम तो एक एक तरीका है उसको यहाँ पे लोगों तक पहुँचाने का, राइट? बाकी इसके अलावा भी अगर हम बात करें, देखो टेलीग्राम बैन भले ही हो चुका है, बट जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स वगैरह का इस्तेमाल करके अभी भी टेलीग्राम का इस्तेमाल करे जा रहे हैं। तो बैन तो सिर्फ कागजों में ऐसा लग रहा है कि ये देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में जो उन लोगों को इस्तेमाल करना है, जो लोग पेपर लीक करना चाह रहे हैं, वो तो अभी भी इस्तेमाल कर लेंगे। जब उन्होंने अपना खुद का प्राइवेट सर्वर इस्तेमाल कर लिया था पिछली बार, तो वीपीएन इस्तेमाल करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है यहाँ पे, राइट? अब देखते हैं क्या होता है इस नीट एग्जाम के रिगार्डिंग। एंड लेट्स सी कि टेम्परेरी जो बैन है ये कितना इफेक्टिव होता है इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए। और आप लोग मुझे बताना, क्या ऐसी चीज़ें हम फ्यूचर में भी हमें करनी चाहिए सो दैट इस तरह एग्जाम लीक ना हो? आप लोगों के सुझाव में डेफिनेटली जानना चाहूँगा। दोस्तों, डेट है आज की 17 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों, जैसे कि अभी पिछले दिनों में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेंस की तैयारी करना चाह रहे होंगे। डेफिनेटली दोस्तों, मेंस एक ऐसा स्टेज है जो आपको रैंक लाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और इसीलिए हमारा जो सृजन मेंस प्रोग्राम प्लस 2026 है वो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। एंड इसके माध्यम से हम आपके पास बहुत ही अच्छा कंटेंट, हमारी जो फैकल्टीज है वो आपको प्रोवाइड करेंगे मेंस के लिए। उसके साथ ही साथ आपकी यहाँ पे रेगुलर बेसिस के ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपको प्रॉपर मेंटरशिप यहाँ पे मिलेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अपनी मेंस की प्रिपरेशन को स्मूथन करने के लिए। तो कोई भी दिक्कत होती है आपकी आंसर राइटिंग या मेंस के रिगार्डिंग, आप डेफिनेटली इस कोर्स का यहाँ पे पार्ट बन सकते हैं, राइट? यहाँ पर आपका सामने क्यूआर कोड भी है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस माध्यम से यहाँ पर इस बैच के अंदर इनरोल कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारे प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स थे, आज उनका आखिरी दिन है। तो डेफिनेटली जो बच्चे 2029 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कम दाम के अंदर जो प्रारंभ बैच है वो अवेलेबल है। एंड साथ साथ इसमें प्रतिज्ञा दिवस के मौके के ऊपर एक एडिशनल साल की जो वैलिडिटी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट 2027 या 2028 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा प्रहार और संकल्प ये कॉम्बो बैच आपको देखने को मिल जाएगा।
एंड इसका भी आखिरी दिन है बिकॉज ऑफ प्रतिज्ञा दिवस, तो डेफिनेटली आप इन ऑफर्स का यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। ये सभी बैचेस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है ड्रॉप शिपिंग के बारे में। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ड्रॉप शिपिंग। मैं आपको समझाता हूँ। देखो आजकल कई बार पता है कि आप क्या करते हो, आप लोग इंस्टा वगैरह चलाते होंगे, टेलीग्राम तो चलो बैन हो गया, इंस्टा पे आपने कोई पर्सन को देखा, उसने एक एड वगैरह दे रखी थी, ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, आपने इस प्रोडक्ट को देखा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने सोचा चलो इससे मैं मंगा लेता हूँ। पर एक्चुअली ऐसा समझो कि प्रोडक्ट एक्चुअली इसके पास है ही नहीं। ये किसी तीसरे पार्टी को कांटेक्ट करेगा और उसको बोलेगा कि एक काम करो, तुम ये जो प्रोडक्ट है ना ये इसको डिलीवर कर दो। समझे मेरी बात को? तो सवाल आता है इससे फायदा क्या हुआ। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लो इसने ऑनलाइन दिखाया कि ये प्रोडक्ट 500 रुपए का है, ठीक है, तो कस्टमर ने तो भाई 500 रुपए में खरीद लिया, पर खरीदा इससे नहीं जाएगा। एक्चुअल में बैक एंड पे पता क्या हो रहा होगा, बैक एंड पे ये इस बंदे को कांटेक्ट करेगा और ये पर्सन इसको यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर करवा देगा। अब फायदा देखो कैसे हुआ, यहां पर इसको कितने रुपए मिल गए, 500। इस 500 में से इसने मान लेते हैं 300 रुपए इसको दे दिए, समझ रहे हो, तो 200 रुपए का इसका यहाँ पे फायदा। नॉर्मली पता क्या होता है, मैंने आपसे प्रोडक्ट देखा तो मुझे लगता है कि आपके पास ही इन्वेंट्री होगी, वो प्रोडक्ट आप ही बना के मुझे दोगे, बट ना, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट आपको दिखाया है, मैंने बस आपको दिखाया है कि मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसको आपको डिलीवर करवाऊंगा, पर बैक एंड पे मैं कुछ कर ही नहीं रहा। मैं तीसरे बंदे को यहाँ पे इन्वॉल्व करता हूँ, वो आप तक प्रोडक्ट यहाँ पे दे देता है, थोड़ा पैसा ये कमा लेता है, बाकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेरे पास आ जाता है। तो ये होता है आपका ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज अ रिटेल बिजनेस मॉडल इन विच ए सेलर एक्सेप्ट कस्टमर ऑर्डर विदाउट मेंटेनिंग इन्वेंट्री। इस बंदे के पास, ये है सेलर, देखो यहां पर ये बंदा यहाँ पे सेलर हुआ, इसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी सप्लायर, इस पार्ट सप्लायर के ऊपर ये रिलाई करेगा ताकि ये डिलीवरी कर पाए। इसका काम केवल और केवल प्रोडक्ट को दिखाना और प्रॉफिट कमाना है। ये होता है ड्रॉप शिपर। ये एक तरह का इंटरमीडियरी है, बिचौलिया है कस्टमर और आपके मैन्युफैक्चरर के बीच में, इन दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं हम ड्रॉप शिपिंग। आज के टाइम के ऊपर ना ये बहुत कॉमन हो चुका है। आप लोग कई बार देखते होंगे कोई कि यार ये तो छोटा सा स्टार्टअप है, बढ़िया प्रोडक्ट बना रहा है, चलो इससे खरीदते हैं। एक्चुअली वो ना वो प्रोडक्ट बना रहा है, ना उसके पास कोई इन्वेंट्री है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है एक तरह से, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम पेज बड़ा है। ऐसे ही एआई एनेबल्ड ई कॉमर्स यहाँ पे आ चुका है, तो आज के समय इसीलिए ड्रॉप शिपिंग के केसेस बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो पॉइंट क्या होता है, आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है किसी तीसरे सप्लायर के पास, एंड वो सप्लायर फिर अकॉर्डिंगली डिलीवरी करता रहता है। यही होता है ड्रॉप शिपिंग। अब क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है? देखो ड्रॉप शिपिंग के कुछ फायदे भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो आपका इंटरमीडियरी है उसको कोई इन्वेंट्री वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड प्लस एट द सेम टाइम जो छोटे एंटरप्राइज स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि उनको किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से ही ये काम करवाना है। दे आर जस्ट एक्टिंग एज एन इंटरफेस। तो बिजनेसेस के लिए फायदा है, पर कंज्यूमर के लिए रिस्क हो सकता है। पता क्यों? एक तो नोटिस करो, अगर मैं डायरेक्टली इस बंदे से खरीदता तो मुझे प्रोडक्ट 300 का पड़ता, पर क्योंकि अब यहाँ पे बीच में इंटरमीडियरी आ चुका है तो अब प्रोडक्ट 500 रुपए का हो चुका है। तो एक तरह से कस्टमर्स को इन्फ्लेटेड प्राइसेस देखने को मिलते हैं, महंगे दाम आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखो आप नोटिस करो, यहां पर एक थर्ड पार्टी सप्लायर है। अब आपको पैसे पता कि वो जो सप्लायर है वो सही प्रोडक्ट ही देगा, नकली प्रोडक्ट दे दिए तो, खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट दे दिए तो, डिलीवरी में लेट हो गया तो, और या फिर आपको प्रोडक्ट पसंद ना आया और आप रिफंड चाहते होंगे तो बताओ भाई इसके रिगार्डिंग कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो थर्ड पार्टी सप्लायर जिम्मेदार होगा इन सभी चीजों के लिए, या फिर जिसने आपको प्रोडक्ट दिखाया वो जिम्मेदार होगा? तो कंज्यूमर को बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। बाकी देखो क्योंकि इसमें बहुत सारे बिचौलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सबके पास आपका डेटा आ जाता है। अब वो डेटा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, नो वन रियली नोस, ठीक है ना। बाकी रेगुलेशन कैसे करना है इस तरह के एआई जनरेटेड स्टोर फ्रंट्स का, ये भी अपने आप में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल पता ही नहीं लगता कि कौन जेन्युइन सेलर है कौन बीच में बिचौलिया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये दिक्कत आ सकती है। बाकी इसके अलावा फ्रॉड वगैरह यहाँ पे हो सकता है, कुछ फेक प्रमोशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई जा सकती हैं जो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो। तो ये सारे कुछ समस्याएं भी आपको ड्रॉप शिपिंग के केस में देखने को मिल जाती हैं। तो डेफिनेटली छोटे बिजनेसेस के लिए फायदेमंद भी हैं, पर कस्टमर्स के लिए इसके कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रिगार्डिंग।
दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आज जैसे 17 जून है, तो लगभग 4 दिन बाद 21 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब आपको इसका रीज़न भी पता है। इसका रीज़न यही है कि देखो जून 21 बहुत ही स्पेशल दिन होता है। उस दिन होता है क्या? समर सॉल्स्टिस। अब आप लोग जानते होंगे कि जैसे-जैसे मूवमेंट होती है आपकी अर्थ की साल भर के अंदर, उसके हिसाब से हमारा टिल्ट भी है डेफिनेटली और सन के अराउंड मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो 21 जून जो होता है, यहाँ पर जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल सामने होता है और यही नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है, दैट इज योर 21 जून। फिर इसके बाद आगे मूवमेंट होती है तो आगे जाके आपका सितंबर के अंदर ऑटम इक्विनॉक्स आता है। यहाँ पर दिन रात बराबर हो जाते हैं और सन यहाँ पर इक्वेटर पे होता है। फिर आगे अगर हम बात करें विंटर सॉल्स्टिस की, तो ये अराउंड 22 दिसंबर के अराउंड यहाँ पे आता है और यहाँ पे सन आपका एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने होता है और यहाँ पर नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो रातें हैं वो बहुत लंबी हो जाती हैं। सदर्न हेमिस्फेयर के जो दिन है वो लॉन्गेस्ट आपको देखने को मिलता है सदर्न हेमिस्फेयर में। फिर आगे अगर मूव करें तो यहाँ पर मार्च के मंथ के अंदर आपको यहाँ पर फिर से इक्विनॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। इसको आप लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोल सकते हो या वर्नल इक्विनॉक्स भी बोल सकते हो। यहाँ पे सन आपका इक्वेटर के ऊपर होता है। अब ये सारी चीजें आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ी होंगी। जो 21 जून है ना, 21 जून उस दिन क्या होता है? समर सॉल्स्टिस। और इसी दिन को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन है। और ये भारत के एफर्ट्स की वजह से ही 21 जून को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योग। ऐसा 2014 में यूएन के द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, जब भारत के प्रपोजल को 175 देशों ने यहाँ पे सपोर्ट किया था। राइट। अब इसको यहाँ पे दुनिया भर के अंदर कोऑर्डिनेट करवाया जाता है और इसके लिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, उसके अंतर्गत आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ये बॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल है ये दुनिया भर के अंदर हमारे प्रोग्राम्स को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। तो ऐसा इस बार लगभग 2500 लोकेशंस के ऊपर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी अलग अलग यहाँ पे एरियाज भारत के अंदर जहाँ पे हैं इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज करवाएगी। और जो मेन आपका इवेंट होगा ना, नेशनल इवेंट, वो इस बार कोलकाता के अंदर होगा। ठीक है। और ये इस बार की थीम क्या रहेगी? योग फॉर हेल्दी एजिंग इस बार की आपको थीम देखने को मिल जाएगी। इस मौके के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैंडबुक 2026 भी रिलीज करी हुई है, जिसको कि इंग्लिश, हिंदी और 21 लैंग्वेजेस के अंदर और यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया है। एंड इसके अंदर योग के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है। उसमें क्यूआर कोड वगैरह भी दिया हुआ है ताकि आप इन वीडियोस वगैरह को देख के योग को सीख पाओ। तो इस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 यहाँ पे कंडक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है बिहार न्यू जीआई प्रोडक्ट। सबसे पहली बात, आप सबको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का तो पता ही है, हमने कई बार डिस्कशन किया हुआ है जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, आईपीआर की जब हम बात करते हैं। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मीनिंग यही होता है कि कोई स्पेसिफिक जगह की वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज आए। जैसे हमने दार्जिलिंग चाय की कई बार बात करी है, तो दार्जिलिंग टी की चाय इसीलिए शानदार होती है क्योंकि वो दार्जिलिंग में बनती है। वहाँ का वेदर, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ पर जो बारिश होती है, उस वजह से वो चाय बहुत ही शानदार होती है। तो हम चाहते हैं कि जो लोकल चीज़ों का फायदा है वहाँ लोकल लोगों को यहाँ पे मिले। राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे उनको जीआई टैग देते हैं। अब आपको पता होगा ट्रिप्स के बारे में, डब्ल्यूटीओ के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब हम भारत जो है वो ट्रिप्स के साथ पूरी तरह से हम यहाँ पे कंप्लाइंट हैं एंड उसी के माध्यम से हमने जीआई सिस्टम को भी भारत में एप्लीकेबल किया था और हम यहाँ पे जीआई एक्ट लेकर आए 1999 में और जो कि फोर्स में आया 2003 में। इसके माध्यम से हम अलग अलग प्रोडक्ट को जीआई टैग यहाँ पे देते रहते हैं। एंड जीआई जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कौन ग्रांट करता है? इट इज बाय जीआई रजिस्ट्री चेन्नई, जो कि आपका डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यहाँ पे आती है। इनके द्वारा यहाँ पे जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, जो जीआई टैग है वो 10 साल के लिए दिया जाता है, पर उसको आप इनडेफिनेटली जितनी बार मर्जी चाहे आप उसको रिन्यू बार बार करवाते रहो, 10-10 साल की पीरियड के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से आपका जीआई टैग का यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखने को मिल जाता है। अभी क्या हुआ है, अभी बिहार में 3 नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग का दर्जा यहाँ पे मिला है। देखो सबसे पहला तो क्या है, सबसे पहला है 52 बूटी साड़ी एंड फैब्रिक। 52 समझते हो? 52, अरे 52 52 को बोलते हैं 52। ठीक है। बूटी, बूटी का मतलब होता है मोटिफ, मोटिफ का मतलब क्या है? कोई डिजाइन वगैरह। तो अब यहाँ पे पता क्या है, जो 52 बूटी साड़ी एंड फैब्रिक है ना, ये शानदार पता क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो साड़ियां बनाई जाती हैं इसमें 52 अलग अलग प्रकार के
छोटे-छोटे डिज़ाइन्स, छोटी-छोटी पेंटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। समझ पा रहे हो कितना बड़ा यहाँ पे खास काम यहाँ पे हो रहा है। तो दरअसल में ना यहाँ पर आपके फ्लावर्स, आपके बर्ड्स वो सब भी हो सकते हैं। इवन आपके जो बुद्धिस्ट कल्चर के साथ जो लिंक्ड चीज़ें हैं वो भी होती हैं, रूरल लाइफ के साथ भी लिंक्ड होती हैं, माइथोलॉजी के साथ भी लिंक्ड होती हैं। तो इस तरह से टोटल 52 आपको मोटिव्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो बुद्धिज़्म के साथ डेफिनिटली इसका लिंकेज है। प्लस एट द सेम टाइम ये जो है ना क्राफ्ट, ये बासवान बीघा विलेज और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो रीजन है, इवन आपका बाकी और रीजन्स में भी है, आपका मिथिला रीजन में भी एस्टेटेड आपको देखने को मिल जाती है। तो बहुत अच्छी यहाँ पे हैंडलूम ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा। इसको जीआई टैग मिला। उसके अलावा पत्थर काटी स्टोन क्राफ्ट गया, गया मतलब बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है गया, तो वहां पर जो एक क्राफ्ट आपको देखने को मिल जाती है पत्थर काटी। ठीक है, वहां पर इनफैक्ट एक विलेज भी है पत्थर काटी विलेज, उसी के नाम के ऊपर आपको ये क्राफ्ट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर पता क्या होता है कि एक पत्थर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जैसे भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, अलग अलग आपके जो हिंदू डिटीज होती हैं उनके यहाँ पे एक स्टैचूज इस तरह से बनाए जाते हैं। लोकली बहुत ज़्यादा अच्छे शानदार ढंग से ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उसके माध्यम से काफ़ी लंबे समय तक ये स्टेबल रहते हैं। तो ये पत्थर काटी स्टोन क्राफ्ट को भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया। एंड इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि जो गया के अंदर आपको विष्णुपद टेम्पल देखने को मिलता है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी इसी चीज़ का इस्तेमाल हुआ था, ये जो पत्थर काटी का जो ग्रेनाइट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। ये जो पेंटिंग है दैट इज पीडिया पेंटिंग भोजपुर। ठीक है, बिहार का ही आपका भोजपुर रीजन है, वहां पर इस तरह की पेंटिंग्स होती हैं जहां पर गांव की जिंदगी जो है उसको दिखाया जाता है। तो इस तरह से पीडिया पेंटिंग भोजपुर को भी यहाँ पे इसका जीआई टैग यहाँ पे मिला है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी बिहार के बारे में। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा ब्रिक्स के इंदौर डिक्लेरेशन के बारे में। देखो, अभी पता क्या हुआ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जो ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं वो हुई आपके इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, एंड यहीं पर अडॉप्ट हुआ इंदौर डिक्लेरेशन। अब आप खुद सोचो, ब्रिक्स देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मैंने, तो वो क्या बात करेंगे? उन्होंने बात करी कि आने वाले समय के अंदर एग्रीकल्चर को हम सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, हम दुनिया भर के अंदर या ब्रिक्स देशों के अंदर फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। और इसी चीज पे जो सहमति बनी है, उसी सहमति को हमने यहाँ पे इंदौर डिक्लेरेशन का यहाँ पे नाम दिया है। अब इसमें फोकस रहा कि कैसे फूड सिक्योरिटी को हम बेहतर करें, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर ट्रेड, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अब दुनिया भर के अंदर जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है। ठीक है, कई जगह बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कई जगह सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हम ऐसी खेती करें जो यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जो पॉलिसीज़ बनाएँ, उसके बीच में किसान हो, यानी कि किसानों को सोचकर हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ। यही है इंदौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत। अब इसमें एक तो यही बात है कि फार्मर सेंट्रिक हम यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देंगे। इसके अलावा जो 2 बातें आप ध्यान रखना, एक वर्ड है एग्रो इकोलॉजी, एक है आपका रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इन दोनों शब्दों की बहुत बात हुई इस पर्टिकुलर मीटिंग में। एग्रो इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर आप अपनी खेती में इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करें, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का मतलब कि आपने अपने खेत को एक नेचुरल इकोसिस्टम के तौर के ऊपर यहाँ पे ट्रीट किया। आपने केमिकल इनपुट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये सब नहीं डाले। आपने अलग अलग क्रॉप्स फोकस किया, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आपने यहाँ पे फोकस किया, नेचुरल सॉइल को यहाँ पे आपने फर्टिलिटी के माध्यम से उसका इस्तेमाल किया, जो लोकल नॉलेज थी उसको यहाँ पे यूज किया। वो होता है एग्रो इकोलॉजी। मतलब एग्रीकल्चर के अंदर इकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपने इस्तेमाल किए। ऐसे ही एक वर्ड आता है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव का मतलब क्या? देखो, हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर डिग्रेडेड इकोसिस्टम बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, जो हमने खत्म कर दिए हैं। हम चाहते हैं उनको हम रीजनरेट करें। कैसे? हम सॉइल हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं। हम सॉइल को नो टिलिंग जो होता है ना, नो टिलिंग, ठीक है, या मिनिमम टिलिंग करें। फिर अपनी क्रॉप्स को कवर कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, पानी रिटेंशन कर सकते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कराती हैं, जो कि हमारे डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रीजनरेट करने के अंदर हमारी हेल्प करती हैं। तो इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर जो सीड सिस्टम होते हैं उसमें फार्मर सीड राइट्स होने चाहिए, ये मैंने आपको कल भी डिस्कशन किया था। फिर डिजिटल एग्रीकल्चर, यानी कि जो आजकल टाइम के ऊपर जैसे एआई हो गया, इन सब का इस्तेमाल, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सही समय के ऊपर सही इनपुट सही मात्रा में डाले जाने चाहिए, वो होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल करें, तो ये भी फोकस रहा। इसके अलावा ब्रिक्स एग्रो इनपुट जेनेटिक रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसके माध्यम से आपस में जो देश हैं वो कॉपरेशन करेंगे, आपस में जो डेटा है वो एक्सचेंज करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस एक्सचेंज होंगी ताकि चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएं। इसके अलावा
नॉलेज टू एक्शन हब। नॉलेज टू एक्शन मतलब हमें एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी तो अच्छी खासी है, हम रिसर्च तो खूब कर रहे हैं, पर वो रिसर्च को भाई इंप्लीमेंट भी करना है, उसको लैब से किसानों की फील्ड तक लेके जाना है, उसके लिए यहाँ पे बनाया गया है नॉलेज टू एक्शन हब। इसके अलावा ब्रिक्स वाटिका, अलग अलग आपके देशों के जो मिनिस्टर्स थे ना, उन्होंने यहाँ पे पेड़ लगाए, पेड़, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इनिशिएटिव था ना, एक पेड़ माँ के नाम। एक हमारी धरती माँ होती है, हम चाहते हैं उसको यहाँ पे स्वच्छ रखना, तो पेड़ लगाने चाहिए हमें, तो उसी लिए यहाँ पे एक ब्रिक्स वाटिका भी यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें अलग अलग देशों के मिनिस्टर्स ने पेड़ लगाए हैं। फिर हमारा छोटे किसान, ऐसे किसान जिनके पास जमीन बहुत कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, दोज आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो उनको ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे कि उनको कैसे लोन, इनपुट, मार्केट टेक्नोलॉजी का एक्सेस यहाँ पे बेहतर हो पाए। ये सारा का सारा फोकस है आपके ब्रिक्स के इंदौर डिक्लेरेशन का। बाकी महिलाओं को भी हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व करें, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के माध्यम से, और युवाओं को भी हम यहाँ पे प्रेरित करें कि वो भी एग्रीकल्चर को यहाँ पे लें और अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ से निकल के आए। ये हमारा फोकस है इंदौर डिक्लेरेशन का। तो इस माध्यम से साउथ साउथ डिक्लेरेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगला टॉपिक जो दोस्तों हमें डिस्कस करना है वो है डेंगी ऑल वैक्सीन के बारे में। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको डेंगू के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। आई एम श्योर आप सबने डेंगू के बारे में पढ़ा ही है बार बार। तो डेंगू जो होता है ना, वो मच्छर के काटने से फैलता है, इन्फेक्टेड एडिस स्पीशीज के काटने से, राइट। अब ये वही मच्छर हैं जो चिकनगुनिया और आपके जीका वायरस को यहाँ पे फैलाते हैं। अब अगर हम बात करें ना, तो आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगा कि जो डेंगू है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है। और डेंगू वायरस के ना 4 सीरोटाइप्स होते हैं, 1 2 3 4। अब ये जो 4 सीरोटाइप्स हैं, इसी वजह से दिक्कत पता क्या आती है कि हमारे पास डेंगू वायरस को टैकल करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर वैक्सीन यहाँ पे नहीं है। उसका रीजन यही है क्योंकि अलग अलग प्रकार के वायरस सीरोटाइप्स हैं, तो वैक्सीन डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बाकी भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा डेंगू केसेस देखने को मिल जाते हैं, टॉप 30 कंट्रीज में भारत भी यहाँ पे आता है डेंगू के केस के अंदर, ठीक है। अब पॉइंट पता क्या है कि एक वैक्सीन बनाई जा रही है, बल्कि मल्टीपल वैक्सीन बनाई जा रही है। जैसे इंडिया के केस में अगर मैं बात करें ना, दैट इज डेंगी ऑल वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ये आपका फिनेशिया बायोटेक और साथ साथ आपका आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो वैक्सीन है ना, ये भारत की वैक्सीन है, इंडिजीनियस है, ये काफी हद तक सिमिलर है आपकी बुटांटन डीवी वैक्सीन के साथ। ये जो बुटांटन डीवी वैक्सीन है ये ब्राजील के अंदर बनाई जा रही है, ठीक है। अब ब्राजील के अंदर जब उन्होंने ये वैक्सीन दी तो ऐसा देखा गया कि वहां पर 2 लोगों की मृत्यु होगी और 42 लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा एडवर्स साइड इफेक्ट, बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिले। तो अब थोड़ी चिंता बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि देखो जो भारत की वैक्सीन है वो भी काफी हद तक सिमिलर है जैसी आपकी ये बुटाटन डीवी जो वैक्सीन है। तो इस वजह से चिंता बहुत ज्यादा लोगों की इंक्रीज हो चुकी है कि क्या इंडिया अब यहाँ पे वैक्सीन बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये एक अच्छी वैक्सीन हो सकती है जो हम यहाँ पे हमें मदद करेगी डेंगू के साथ टैकल करने के लिए, बट अभी थोड़ा सा ये ब्राजील के केस की वजह से थोड़ा सा चिंता यहाँ पे बढ़ गई है। अब ध्यान रखना, ये जो डेंगी ऑल वैक्सीन है ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। अब आप लोग जानते होंगे वैक्सीन के अंदर क्या होता है, आपका लाइव वायरस ही होता है, बस उसको वीकन फॉर्म में यहाँ पे डाला जाता है, तो उसी तरह से इसको बनाया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि चारों के चारों जो टाइप्स है ना, 1 2 3 4, चारों के साथ ये इफेक्टिव है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कितना ये सक्सेसफुल रहती है आने वाले समय के अंदर। तो एक सिंगल डोज वैक्सीन के तौर के ऊपर इसको यहाँ पे दिया जाएगा, राइट। अब इसके क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो वो सारे हो रहे हैं, मतलब चेकिंग हो रही है, क्लिनिकल ट्रायल, सेफ्टी टेस्टिंग होती है, फिर उसको बड़े स्केल के ऊपर रोल आउट किया जाता है, रियल वर्ल्ड मॉनिटरिंग होती है। तो वो सारा प्रोसेस अभी आगे आगे होना है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। पर हाँ, एक कंसर्न यहाँ पे है, वो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट का। प्लीज इस वर्ड को ध्यान से सुनना। होता पता क्या है, जैसे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे एंटर करता है बॉडी के अंदर तो ये है उनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होती हैं। पर अगर ऐसा हो कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है डेंगू के रिगार्डिंग, अब वो कि दूसरे सीरोटाइप को आइडेंटिफाई ना कर पाए, जैसे मैंने बताया ना 4 सीरोटाइप है, 1 2 3 4, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज है पर वो दूसरे किसी सीरोटाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर रही, तो उस केस में क्या हो सकता है ना, आपकी जो वायरल एंट्री है वो आपके सेल्स के अंदर आ सकती है और उस चक्कर में आपकी डेथ भी हो सकती है। समझे मेरी बात को? तो इस पर्टिकुलर वैक्सीन के लगाने से कहीं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट ना हो जाए, ये बहुत बड़ा खतरा आज के समय यहाँ पे बना हुआ है। इसीलिए लोग बहुत ज्यादा चिंता में हैं कि अगर वैक्सीन से ये सब होने लग गया, एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट, उससे परेशानी यहाँ पे हो सकती है। तो हमें
इस पर्टिकुलर डेंगू वैक्सीन को आगे और अच्छे से यहाँ पे चेक करना है। हमें यहाँ पे रोल आउट से पहले अच्छे से असेसमेंट कर देनी है कि यार ऐसा कोई केस एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट का यहाँ पे ना हो। प्लस एट द सेम टाइम रोल आउट करने के बाद भी हम यहाँ पे उनको चीज़ों को मॉनिटर करते रहना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है लोगों के ऊपर, हमें वो भी क्लैरिटी यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें एक था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस की बात करें, देखो ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव जरूर है, पर यहाँ पर वर्ल्ड लिखा है वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि आपका जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे इसको लीड करता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट होगा। ऑपरेशन संकल्प की बात करें, देखो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव तो है पर इंडियन कोस्ट गार्ड का नहीं है, ये है भारतीय नेवी का। 2019 के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया था, तो थर्ड इज रॉन्ग। लखपति दीदी स्कीम तो बिल्कुल आपकी 2023 के अंदर ही स्टार्ट हुई थी, ये तो करेक्ट है। एंड लास्ट स्टेटमेंट बात करें अगर हम मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल की, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट बन जाएगी, राइट। तो यही है आज की डिस्कशन, आप सब लोग हार्डवर्क करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।